दोस्तों इस वीडियो में कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म्स को समझते हैं। आज एक हम टर्म देखेंगे कि ये ओकन्स लॉ क्या होता है। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स के टर्म्स है उस पर भी प्रीलिम में क्वेश्चन जो है फ्रेम करा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि आपसे कि ओकन्स लॉ जो है इसका बेसिकली कनेक्शन क्या है और इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। तो ओकन्स लॉ जब हम स्टडी करते हैं तो ओकन्स लॉ में क्या लिखा है। ओकन्स लॉ का मतलब है यहाँ पे दो जो इंडिकेटर्स हैं उसमें रिलेशनशिप की बात करी जाएगी। तो वो दो इंडिकेटर्स क्या है, एक तो हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और दूसरा पैरामीटर है जीडीपी। ठीक है, तो ओकन्स लॉ जो है ये क्या बताता है, सबसे पहले तो ये बात करता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी की। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन ये है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट 1% से, ठीक है, इंक्रीज़ होती है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट 1% बढ़ जाता है तो जीडीपी में कितना लॉस होगा, तो जीडीपी में लॉस होगा 2% का। ठीक है, तो ये बेसिकली ओकन्स लॉ है। तो अगर क्वेश्चन आता है प्रीलिम में तो आप इजीली इसको अब टैकल कर पाओगे कि ओकन्स लॉ बेसिकली है क्या। तो ये एक रिलेशनशिप बतलाता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी के बीच में, और ये रिलेशनशिप क्या है 1% एंड 2% वाला ये सिस्टम। ठीक है, तो आपने याद रखना है। देन सेकेंड एक लॉ की हम बात करते हैं। इनफैक्ट आपने ये टर्म सुना होगा फिलिप कर्व। ठीक है, तो ये फिलिप कर्व बेसिकली है क्या, तो ये एक ऐसा कर्व है जो कि एक रिलेशनशिप दर्शाता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो फिलिप कर्व से हमें क्या पता चलेगा कि रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कैसा रिलेशनशिप है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये है इन्वर्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब कभी भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये डिक्रीज होगा। ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, अब ये कैसे, देखो इतना तो हमें मालूम होना चाहिए, डेफिनेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन आ सकता है, इतना तो पता ही होना चाहिए। अब ये कैसे, अब देखो इन्फ्लेशन कब होता है, जब हम ज़्यादा डिमांड करते हैं। इन्फ्लेशन के वैसे तो बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एक कारण की बात करें कि अगर ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, इसका मतलब लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो लोग डिमांड कब ज़्यादा करेंगे, जब उनके पास पैसा है। लोगों के पास पैसा कब आएगा, जब वो काम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब इन्फ्लेशन होता है वो कौन सा टाइम होता है, ये टाइम होता है इकोनॉमिक बूम का। ठीक है, तो इसलिए जब इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन है तो ऑब्वियस सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये आपको टर्म समझ लग गया होगा कि हम किस सेंस में बात करते हैं कि जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे डिक्रीज होगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो इधर अनएम्प्लॉयमेंट रख लो और इधर इन्फ्लेशन रख लो। ठीक है, तो ये देखो जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन यहाँ पे बिल्कुल कम है इस लेवल से अगर आप कंपेरिजन करोगे। ठीक है, एक और हम लास्ट में टर्म देखते हैं कॉस्ट डिजीज़। ठीक है, तो ये कॉस्ट डिजीज़ क्या होता है, तो कॉस्ट डिजीज़ का मतलब क्या है कि जो आपके लेबर्स है, ठीक है, आपके लेबर्स की आपने जो वेजेस हैं वो इंक्रीज़ कर दी। ठीक है, आपने वेजेस इंक्रीज़ कर दी, लेकिन ना तो प्रोडक्शन में कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और ना ही उनके स्किल में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपने वेजेस इंक्रीज़ कर दी, ठीक है, लेकिन वेजेस इंक्रीज़ करने से ना तो उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया और ना ही उनकी स्किल में कोई चेंजेस है, वो तो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन फिर भी आपको वेज इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको हम कॉस्ट डिसीज़ कहते हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, इसके पीछे जो मेजर कारण है वो है डिक्रीज़ इन सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, क्योंकि लेबर है नहीं मार्केट में, तो इसलिए उनको ज़्यादा पेमेंट जो है आपको करना पड़ेगा और इसको ही कॉस्ट डिसीज़ कहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, जय हिंद।